जय हिंद। ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग वही वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके बारे में पिछले वीडियो में बात हुआ था, यानी साझेदारी संलेख। ठीक है, अगली वीडियो है हमारा अकाउंटेंसी का और हम लोग का ये जो है हम लोग इसमें साझेदारी संलेख के बारे में बात करेंगे। साझेदारी संलेख के बारे में सब कुछ, यानी हमारा जो है साझेदारी संलेख, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। ये क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, इसमें कौन कौन सी बातें लिखी जाती है इसके बारे में समझेंगे, और साथ ही साथ जब ये नहीं होता है, कुछ बिजनेस में पार्टनरशिप डीड नहीं बनाए जाते हैं, क्यों नहीं बनाए जाते हैं, कैसे नहीं बनता है, इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। अगर ये नहीं होता है तो उस समय कौन कौन से नियम कानून हमारे व्यवसाय के ऊपर लागू होते हैं, इसके बारे में हम लोग जो है समझेंगे। और यह चैप्टर मतलब यह टॉपिक बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने रहते हैं उसमें भी इसका प्रयोग होता है। इसलिए ये वाले वीडियो के जो भी टॉपिक हो आपको दिमाग में याद रहने चाहिए। ठीक है, तो जो भी बच्चे चैनल पर नए आए हैं वो फटाफट क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लेंगे, और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे, जिसका क्यूआर कोड यहाँ पे लगा है वो देखिए और उसको स्कैन करके जो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाइए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो चैनल से संबंधित, वीडियो से संबंधित, जो भी न्यूज वगैरह आता हो, ये सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप जो है चैनल पे पूरी तरह से अपडेट रहें। और उसके साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, वहां भी ज्वाइन कर लेंगे। उसमें भी सारी चीजें आपको मिलता रहेगा, जैसे पीडीएफ वगैरह, कुछ क्वेश्चन वगैरह, होमवर्क वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिलता रहेगा, इसलिए वो भी जो है आप लोग ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा जो है साझेदारी संलेख। ठीक है, साझेदारी संलेख क्या होता है इसके बारे में हम लोग का यहाँ पे डिटेल है, तो उससे पहले हम आपको थोड़ा सा बातें समझाने चाहते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि हम लोग अभी पार्टनरशिप को समझे थे पिछले वीडियो में कि पार्टनरशिप क्या होता है। तो इसमें एक बार 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 आपको आ रहा था कि साझेदारी जो व्यवसाय है उसको करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, समझौता। समझौता होना चाहिए। तो बिल्कुल साझेदारी का जो जन्म है, साझेदारी व्यवसाय का जो अस्तित्व है, इसी के आधार पर टिका हुआ है। बिना समझौता के कभी कोई ना साझेदार बन सकता है, ना कोई साझेदारी व्यवसाय चला सकता है। ये बात आपको पता है ना बात? अरे भाई, आपस में जब बना ही नहीं है तो कहां से व्यवसाय चलाएंगे? आपस में बनना भी तो चाहिए, और बनने के लिए क्या होना है, आपस में समझौता तो होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए, तभी ना जाके बात बनेगा, है ना। तो यहाँ पर साझेदारी का जो धरातल है, जो बेस है, जिसपे पूरा व्यवसाय टिका है, वो है समझौता। और पिछले ही क्लास में आपने समझा कि समझौता जो होता है वो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से, लिखित भी होता है, मौखिक भी होता है ना बात। तो हम लोग जान गए कि ये समझौता जो है वो मौखिक भी हो सकता है, यानी ओरली, और हमारा लिखित भी हो सकता है। ये दोनों प्रकार से समझौता हो सकता है, दोनों जो है वैध है, दोनों मान्य है ना बात। ये बात क्लियर है? तो देखिए, जब समझौता मौखिक होता है तो हमने आपको बताया था कि मुंह से बोले हुए बात का कोई भरोसा नहीं, आदमी कब पलट जाए, है कि नहीं बात। तो ये जो है थोड़ा स्टेबल नहीं है ना बात। ये थोड़ा जो है रिस्की है, इस प्रकार के मौखिक समझौता में व्यवसाय करना थोड़ा रिस्की है। इसलिए आज के दौरान जो है ज्यादातर व्यवसाय में जो समझौता बनता है वो कैसा बनता है, वो लिखित बनता है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट और यही होना चाहिए। तो जब समझौता लिखित बनता है ना, तो उसी लिखित समझौते का ही हम लोग क्या कहते हैं, साझेदारी संलेख। बात क्लियर हुआ? पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड जो है, हमारा जो साझेदारी संलेख है, वो एक ऐसा समझौता ही है जो लिखित रूप से होता है, जिसमें व्यवसाय से संबंधित सभी प्रकार के नियम एवं शर्तों का उल्लेख कर दिया जाता है कि भाई व्यवसाय इस प्रकार से चलेगा, ये बातें हम लोग के साथ होने वाली है। ठीक है, तो उस चीज का जहां पर उल्लेख होता है वही क्या बन जाता है, वही साझेदारी संलेख बन जाता है। और जब मौखिक समझौता होता है, इस प्रकार के समझौता वाले साझेदारी संलेख को या साझेदारी को हम लोग ये मानते हैं कि उस साझेदारी में कोई साझेदारी संलेख है ही नहीं। भाई मौखिक का क्या मतलब है, कोई साझेदारी संलेख नहीं है, क्योंकि लिखित वाले को कहते हैं। क्लियर बात, समझ में आया? तो चलिए अब हम लोग जो है डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि भाई साझेदारी संलेख क्या होता है ना बात। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस चीज को देखते हैं। तो देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि साझेदारी का जन्म ही समझौता या अनुबंध के आधार पर होता है। हमने भी बताया कि पूरा आधार, पूरा बेस ही क्या है, साझेदारी समझौता, उसके बिना जो है कोई मुमकिन ही नहीं साझेदारी। ठीक है, यह समझौता लिखित तथा मौखिक दोनों प्रकार से हो सकता है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आया कि लिखित और मौखिक दोनों प्रकार से होता है। अतः जब समझौता लिखित होता है तो उसे ही साझेदारी संलेख कहते हैं, है ना बात। यही बात है जो हमने आपको समझाया कि समझौता लिखित हो जाता है उसी को क्या कहते हैं, साझेदारी संलेख कहते हैं। लेकिन अभी तक ये नहीं समझा कि साझेदारी संलेख एक्चुअल में क्या है। ये पता चल लिखित समझौता कहते हैं, लेकिन समझौता में होता क्या है इसके बारे में। तो देखिए, यहाँ पर बताया है कि साझेदारी संलेख से आशय एक ऐसे प्रपत्र से, अच्छा प्रपत्र, देखिए हमारा जो पत्र है उसके साथ जो है, पत्र मतलब क्या होता है, पत्र का मतलब होता है कागज, किसी भी प्रकार के कागज को हम लोग पत्र कहते हैं, है ना बात। क्लियर बात है ना बात, ये बात हो गया। लेकिन हाँ, अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर हम लोग जब देखेंगे कि पत्र, तो पत्र के लिए हमारा ये बात समझ लिएगा, हिंदी थोड़ा सा अच्छा लैंग्वेज है ना बात, उसमें हर शब्दों का बड़ा गहरा मतलब होता है। तो पत्र सभी प्रकार के कागज नहीं, ऐसे कागज जिसपे कुछ लिखा जाता है उसको पत्र कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर है, समझ में आया? अब अगर हम लोग बात करते हैं कि ये पत्र हो गया, अब इसके साथ एक प्र वर्ड जुड़ा है, प्र। इस प्र का मतलब क्या है, तो याद रखिए, इस प्र का मतलब था प्रमुख, यानी यदि किसी भी प्रकार का प्रमुख पत्र है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रपत्र कहेंगे। यानी एक ऐसा पत्र जिसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग प्रपत्र लिखे कहेंगे। हर कागज को हम लोग प्रपत्र नहीं कहेंगे, जब प्रमुख बातें उसके ऊपर होता है तब कहेंगे। इसीलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है साझेदारी संलेख से आशय एक ऐसे प्रपत्र से, यानी प्रमुख पत्र से, एक ऐसा कागज जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जानते हैं साझेदारी संलेख सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, से है जिसमें साझेदारी से संबंधित सभी प्रकार के नियम तथा शर्तों का
उल्लेख होता है। यानी इसी प्रपत्र में, इसी प्रमुख पत्र में जो भी साझेदारी के नियम बने हुए हैं, कौन बनाए ये नियम बनाए हैं वो सारे साझेदार मिल करके, कौन कौन, ABC, जिसका एग्जांपल हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है, ABC, ये तीनों ने मिल करके अपने व्यवसाय से संबंधित जो भी चीजें सोचा है कि कैसे व्यापार को चलाना है, उससे संबंधित कुछ नियम बनाए, तो वो नियम, ठीक है। और क्या है, और इस व्यापार से संबंधित जो शर्तें बना है, क्या किस कंडीशन में क्या क्या होना चाहिए, वो शर्त जो इन तीनों ने मिलकर के आपस में डिसाइड किया, इस चीज को यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। स्टाम्प पेपर पे बाकायदा लिखा जाता है, सिग्नेचर करके सब जो है एग्रीमेंट डालते हैं। बात समझे, क्लियर है। तो ये बात हो गया कि यहाँ पर जो है इस प्रपत्र के अंदर व्यवसाय से संबंधित जिसे ABC ने मिलकर के जो चीजें बनाया है उससे संबंधित सारे नियम एवं शर्तों का उल्लेख होता है, ठीक बात। इसके साथ साथ क्या है, इसी के आधार पर साझेदार अपने व्यवसाय का संचालन करते हैं, और यही जो प्रपत्र है इसमें जो नियम एवं शर्तें हैं इसी के आधार पर ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं, अपने व्यापार को चलाते हैं कि भाई उसी नियम से चलता रहेगा, ठीक है। उस नियम में अगर बदला तो हमारा साझेदारी संलेख का जो है उल्लेख हो रहा है, मतलब उल्लंघन हो रहा है। बात समझ में आया, ठीक है, तो वो गलत बात हो जाता है। बात समझे, तो यहाँ पर हो गया कि इसी आधार पर साझेदार अपने व्यवसाय को चलाते हैं, और साझेदारी संलेख का निर्माण सभी साझेदारों की सहमति से होता है, और इसे साझेदारी का विधान भी कहते हैं। ये भी बात हमने बताया कि साझेदारी संलेख का जो निर्माण है सभी साझेदार मिल करके करते हैं, सभी साझेदारों को आपस में रजामंदी से होता है, और साथ ही साथ जो है इसे साझेदारी का विधान कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। विधान समझते हैं ना, कानून, नियम, भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साझेदारी का, ठीक है, यही है साझेदारी संलेख। क्लियर बात, समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर बात होता है कि भाई अगर ये हो गया तो इसमें क्या लिखी जाती है। कभी कभी एग्जाम में आता है साझेदारी संलेख क्या होता है, इसमें लिखी जाने वाली प्रमुख बातों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर हमने भी कुछ इंपॉर्टेंट बातों को आपके सामने रखा है ना बात। और जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हमने जितना लिखा है बस उतना ही चीज रहेगा, नहीं। आप अपना अगर व्यवसाय चला रहे हैं और अपने व्यवसाय से संबंधित जितने भी नियम एवं शर्तें आपके दिमाग में आता है वो सारी चीजें आप साझेदारी संलेख के अंदर के लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखी जाने वाली कुछ प्रमुख बातें हम यहाँ पर आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। क्या लिखा है साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली प्रमुख बातें। सबसे पहला, फर्म का नाम हमें पता, फर्म क्या है, व्यवसाय का, ठीक है। व्यवसाय का अपना क्या नाम होगा, क्या पता होगा, जैसे ABC फर्म अगर नाम रख दिया गया, ये उसका नाम हो गया। पता क्या होगा, जहां का भी पता होगा पूरा पता डाल देंगे, जाहिर सी बात है, एड्रेस होता है ना, उसी तरह कोई भी एड्रेस होगा। फिर उसके बाद क्या है, साझेदारों के नाम हमें पता है, भाई जो साझेदार है उनका अपना अपना नाम, उनका अपना अपना पता कि वो साझेदार कहाँ के और क्या नाम है उनका, ठीक है। फिर साझेदारों की पूंजी, साझेदारों ने कितना रुपए पूंजी लगाए, ए ने कितना लगाया, बी ने कितना लगाया, सी ने कितना लगाया, उनके पूंजी का भी यहाँ पर उल्लेख होता है कैसे कैसे। फिर उसके बाद क्या है, लाभ हानि का अनुपात। लाभ हानि सबसे इंपॉर्टेंट, भाई बिजनेस चला रहा है तो लाभ होगा या हानि होगा। अब वो लाभ और हानि किसको कितना मिलेगा, है ना बात, उसके ऊपर अनुपात बनकर लिखा रहेगा कि किसको कितना मिलेगा, एक को 3:2:1 के अनुपात में मिलेगा, एक के अनुपात मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस प्रकार से हो गया, ठीक बात, अनुपात हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, साझेदारी की अवधि। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो साझेदारी होती है वो एक डिसाइडेड साझेदारी होती है कि फला चीज के लिए हम लोग साझेदारी कर रहे हैं या इतने समय के लिए हम लोग पार्टनर है ना बात, वो एग्रीमेंट हो जाता है। जैसे आपको पता होगा मारुति सुजुकी, ये 2 कंपनियां था, इन्होंने पार्टनरशिप किया था, है ना बात, है ना, कुछ समय तक फिर ये दोनों अलग अलग हो गए। हीरो होंडा, ये 2 कंपनियां थी, इन्होंने पार्टनरशिप किया था, कुछ समय तक फिर दोनों अलग अलग हो गए। इसी प्रकार से आदमी भी जब पार्टनरशिप करता है, ABC मिलकर पार्टनरशिप किया, तो ऐसा हो सकता है कि वो अपनी अवधि कुछ डिसाइड कर सकते हैं कि भाई 5 साल तक हम लोग पार्टनर रहेंगे, 6 साल तक हम लोग पार्टनर रहेंगे, 1 साल तक हम लोग पार्टनर रहेंगे, 10 साल तक हम लोग पार्टनर रहेंगे, वो उनके ऊपर है, ठीक है। तो अगर अवधि है तो उसका भी उल्लेख यहाँ पर किया जाता है। और कभी कभी होता है कि बिना अवधि के भाई जीवन भर पार्टनर, जब तक व्यवसाय चल रहा है तब तक पार्टनर है, ऐसा भी हो सकता है, जब तक हम लोग जिंदा है तब तक पार्टनर है ना बात, ये भी हो सकता है। तो साझेदारी की अवधि। फिर उसके बाद क्या है, साझेदारों का ऋण। अगर साझेदार ने व्यवसाय को कोई ऋण दिया है, जैसे साझेदार पूंजी लगाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि कोई भी, चाहे घर हो, चाहे व्यवसाय या देश हो, कहीं भी हमें किसी भी चीज का संचालन करना है तो ऋण की आवश्यकता बात पड़ती है ना, पड़ती है। तो साझेदारी व्यवसाय में भी ऋण की आवश्यकता पड़ती है। तो साझेदारी व्यवसाय में जब ऋण की आवश्यकता पड़ती है तो साझेदारी व्यवसाय साझेदारों से ऋण ले सकता है, यानी पूंजी तो लगाया, लेकिन जब ऋण की आवश्यकता पड़ा तो ए ने जो है अलग से व्यापार को लोन दे दिया 10,000, बी ने जो अलग से दे दिया 15,000, सी ने दे दिया 30,000, इस प्रकार की बात है। तो अगर साझेदारों ने ऋण दिया तो उस ऋण का भी उल्लेख इसके अंतर्गत होगा, किसने कितना दिया। फिर उसके बाद क्या है, साझेदारों का वेतन एवं कमीशन, ये भी समझिएगा। देखिए, एक बात तो फिक्स है कि भाई उनको लाभ में हिस्सा मिलेगा, लाभ या हानि में, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि साझेदार अपना व्यापार में कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, भाई लाभ और हानि तब इसलिए मिलता है क्योंकि आपने पूंजी लगाया है, आप व्यवसाय का मालिक हैं। लेकिन मान लीजिए आप व्यवसाय में जो है इस प्रकार का भी काम कर रहे हैं जो वहां के एम्प्लॉय कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो पार्टनरशिप पे चल रहा है और वहां पे ABC 3 पार्टनर हैं, उसमें से A जो है वो खुद भी टीचर है और B और C टीचर नहीं है, ठीक है। तो A टीचर है तो वहां पर वो पढ़ा भी रहा है टीचर के तौर पे, तो ऐसे कंडीशन में A को टीचिंग का अलग से पेमेंट मिलेगा, यानी उसको वेतन भी मिलेगा, समझे बात। तो एक्स्ट्रा काम के लिए कितना वेतन मिलेगा, कितना कमीशन मिलेगा साझेदारों को, ये भी यहाँ पर क्या होता है, साझेदारी संलेख में उल्लेख होता है। फिर उसके बाद क्या है, आहरण एवं उस पर ब्याज। बात समझे, आहरण एवं उस पर ब्याज। अच्छा, यहाँ पर भी एक बात लिख लीजिए, साझेदार की पूंजी एवं उस पर ब्याज, ठीक है, यहाँ पर ये भी पॉइंट रख लीजिएगा। यहाँ पर हमको लगा अलग से पूंजी पर ब्याज होगा, लेकिन लिखा हुआ नहीं है, ठीक बात, समझे। तो साझेदारों की पूंजी एवं उस पर ब्याज, साझेदारों की पूंजी एवं उस पर ब्याज, यानी साझेदारों की जो पूंजी लगी है तो वो लगाते हैं, साथ ही साथ साझेदारों को पूंजी पर ब्याज भी मिलता है, ठीक है। क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, तो इसके ऊपर समझिए, बात क्लियर समझिए।
यहाँ पर जानिएगा कि क्लास 11 का एक बात है जिसको हम लोग सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं, यानी हमारा जो पृथक वैधानिक अस्तित्व कहते हैं। इसके हिसाब से हम लोग समझते हैं कि जो हमारा बिजनेस है, ठीक है, ए और ए जो है बिजनेसमैन है, ठीक है, जो हमारा बिजनेसमैन है और जो उसके द्वारा स्थापित बिजनेस है, मान लीजिए ए एंड कंपनी कोई वो बिजनेस स्टार्ट किया, ये दोनों अलग अलग एंटिटी है। यानी ए अपना एक वैधानिक अस्तित्व रखता है और ये जो है अपना एक अस्तित्व रखता है। व्यापार हमेशा अपने मालिक को अपने से अलग मानता है। अगर इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते हैं तभी जाके अकाउंटिंग जो है संभव हो पाता है, तभी जाके सारी चीजें सही से लाभ और हानि ज्ञात हो पाता है ना। ये हमारा क्या है, अवधारणा है, इसी के आधार पर बिजनेस चलता है, ठीक है, बात क्लियर है। तो ऐसे कंडीशन में जब ए और ए एंड कंपनी जब अलग होते हैं तो ए के द्वारा जो पूंजी लगाया गया, ठीक है, वो बिजनेस के पास जाता है ना। पूंजी किसके पास जाता है, बिजनेस के पास जाता है। और बिजनेस उस पूंजी को किस तरह से रखता है अपने पास, एक लोन की तरह, एक दायित्व की तरह। इसीलिए याद रखिए, अगर आपने पढ़ा होगा तो याद होगा आपको, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में, है ना बात, लायबिलिटीज साइड में कैपिटल लिखा जाता है। क्लास 11 में जितने बच्चे बनाए होंगे बैलेंस शीट, उनको याद होगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में पूंजी को रखा जाता है। पूंजी क्यों दायित्व है, क्यों? क्योंकि बिजनेस अपने आप पे ये दायित्व मानता है कि भैया ए ने हमें पूंजी दिया है तो हमने एक प्रकार से उससे कर्ज में डूब गए, हम उससे लोन लेकर रखे हैं, हम उस लोन को वापस करेंगे। और इसी सोच की वजह से, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से जब पूंजी ए एंड कंपनी के पास जाता है तो ए एंड कंपनी उस पर क्या करता है, उस पर जो है इंटरेस्ट देता है, ब्याज देता है, जिसे पूंजी पर ब्याज कहते हैं। कौन देता है, जो व्यवसाय है, व्यवसाय के मालिक को पूंजी पर ब्याज देता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात है, यहाँ पर वही बात है आपका कि यहाँ पर पूंजी तो डालता ही है बिजनेसमैन, यानी जो है साझेदार, लेकिन उस पूंजी पर उसको ब्याज भी मिलता है। और ये ब्याज कितने प्रतिशत से मिलेगा भाई, कुछ तो प्रतिशत होगा ना, कि भाई ये 1%, 2%, 3%, 5%, 10%, कितना परसेंट, ये परसेंटेज भी डिसाइड होगा साझेदारी संलेख के ऊपर। ये सारे लोग मिलकर के डिसाइड किए होंगे, साझेदारी संलेख में इसका भी उल्लेख होगा। उसी प्रकार से आहरण और आहरण पर ब्याज। अब आहरण क्या होता है, क्लास 11 में जितने बच्चे पढ़े होंगे उनको पता हो गया। आहरण से आशय उस राशि से है जो अपने व्यवसाय में से निजी प्रयोग के लिए निकालते हैं, ठीक है। जब बिजनेस में से ABC अपने निजी प्रयोग के लिए, अपने घरेलू प्रयोग के लिए कुछ भी पैसा निकालते हैं, कुछ भी माल निकालते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, आहरण करते हैं, है ना बात। और आहरण क्या है, आहरण जस्ट पूंजी का उल्टा कॉन्सेप्ट है ना बात। जैसे क्या है कि ए जब पैसा देता है कंपनी को, ठीक है, अपने व्यवसाय को, तो वो पूंजी कहलाता है। लेकिन इसी तरह जब व्यवसाय, ठीक है, जब व्यवसाय ए को पैसा देता है, जब आहरण करता है निजी प्रयोग के लिए, तो वो क्या कहलाता है, वो आहरण कहलाता है। बात समझे, आहरण क्या है, जब व्यवसाय में से कौन, व्यवसाय का मालिक जो है पैसा निकालता है अपने निजी प्रयोग के लिए, और इस पैसे पे जैसे वो पूंजी पर ब्याज दे रहा है, तो उसी तरह क्या होगा, व्यवसाय आहरण पर ब्याज लेगा, ठीक है। तो इस पैसे पे जो व्यवसाय का मालिक है उसे क्या करना पड़ता है, उसे जो है आहरण पर ब्याज देना पड़ता है। अब जाहिर सी बात है, ब्याज है तो भाई उसका कुछ प्रतिशत होगा। तो ये प्रतिशत भी ये तीनों मिलकर के डिसाइड करते हैं, साझेदार, जितने भी साझेदार हैं आपस में मिलकर के डिसाइड करते हैं। एक बात क्लियर हो गया, तो इसका भी उल्लेख होता है। फिर उसके बाद ख्याति, फर्म की अपनी कुछ ख्याति होती है, उसके बारे में भी पूरा उल्लेख होता है कि ख्याति का मूल्यांकन किस आधार पे होगा, कब कब होगा और कैसे होगा, इसके बारे में सारे रूल्स रेगुलेशन इसके अंदर होते हैं। फिर उसके बाद जो है ख्याति क्या होता है, ये सारी चीजें आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी मत घबराइएगा, सर ख्याति क्या होता है बता दीजिए, सारी बातें आगे आपको जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका मूल्यांकन कैसे होता है, उसका लेखांकन कैसे होता है, ये सब आपको आगे पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या है, फर्म का लेखांकन एवं अंकेक्षण, फर्म के लेखांकन से संबंधित भी सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे रहेंगे। लेखांकन कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या होगा, अंकेक्षण ऑडिटिंग किसके द्वारा कराया जाएगा, कब कब कराया जाएगा, सारी बातें होगा। और उसके बाद किस किस चीज का ऑडिटिंग कराया जाएगा। और उसके बाद फिर क्या है, प्रवेश, अवकाश ग्रहण, मृत्यु तथा फर्म के विघटन संबंधी नियम। ये तीन जो है हमारे व्यवसाय के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो है घटनाएं हैं। क्या, प्रवेश यानी कोई नया साझेदार को अपने साथ मिलाना, ठीक है। अवकाश ग्रहण यानी जो साझेदार है उनमें से किसी को कोई फर्म छोड़ के जा रहा है, वो मृत्यु, कोई साझेदार मर गया। और फर्म का विघटन यानी फर्म बंद हो रहा है। इन सभी घटनाओं पे किस प्रकार से लेखांकन हुआ उससे संबंधित भी कुछ नियम इसमें जो है लिखे जाते हैं। बात समझे, तो ये हमारे जो है जो हमारा साझेदारी संलेख है उसमें लिखे जाने वाले सबसे प्रमुख बातें हो गई। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें डिस्कशन में आ सकती है। हमने बताया ना, आप व्यवसाय चला रहे हैं, आपका मन आप क्या क्या चीजें साझेदारी संलेख में डालना चाहते हैं, ठीक बात क्लियर है। नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, 2 नंबर में भी आता है और जो है थोड़ा जो है शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है ना बात। तो इसमें आपको पूछा जाता है, क्या पूछ रहा है, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। तो साझेदारी संलेख क्या होगा, जब हमारा एग्रीमेंट जो हो वो क्या हो जाए, वो एग्रीमेंट हमारा जो है रिटेन हो जाए, है ना बात। जब हमारा एग्रीमेंट रिटेन हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा ये जो है साझेदारी संलेख कहलाएगा, ठीक बात क्लियर है। अब रिटेन एग्रीमेंट होने का मतलब, यानी अगर एग्रीमेंट ओरल हो तो क्या कहलाएगा, साझेदारी संलेख नहीं है, जैसा हमने शुरुआत में भी बताया। ये बात क्लियर है, यहाँ तक ये बात समझ में आ गया। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि साझेदारी संलेख के अभाव में, यानी हमारा जब एग्रीमेंट रिटेन ना हो तो कौन कौन से नियम कानून लगते हैं। जाहिर सी बात है, हमने बोला ना, मुंह से बोले बात का कोई भरोसा नहीं, कब आदमी बदल जाए। अब आदमी बदल जाएगा तो जाएंगे आप कहाँ पर, न्यायालय में। तो न्यायालय क्या डिसीजन लेगा, इसके आधार पर लेता है ना बात। और ऐसे भी रूल्स रेगुलेशन यही लगते हैं जब एग्रीमेंट नहीं होता है, ठीक बात। क्या क्या नियम है ध्यान समझिए। सबसे पहला है लाभ हानि अनुपात। भाई विवाद तो सबसे बड़ा जड़ यही है, जहां पैसा आता है वहां लड़ाई है ना बात। तो सबसे बड़ा यही बात है कि लाभ और हानि यदि व्यवसाय में होता है तो किस तरीके से बटेगा। अगर एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट में तो बात होता है किस तरह से बटेगा, लेकिन नहीं है तो कैसे बटेगा, तो कैसे बटेगा, बराबर बटेगा। समझे बात, बराबर
समान अनुपात में। आप समझे, समान अनुपात में जितने साझेदार हैं सबको एकदम बराबर बराबर लाभ और हानि बटेगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, पूंजी पर ब्याज। एग्रीमेंट नहीं है तो पूंजी पर ब्याज क्या होगा, नहीं लिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, नहीं दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का एक भी रुपए का ब्याज, एक भी % ब्याज जो है किसी भी साझेदार को नहीं दिया जाएगा व्यवसाय के द्वारा, ठीक बात क्लियर है। और आहरण पर ब्याज, जैसे पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जा रहा है उसी तरह आहरण पर ब्याज क्या होगा, वो भी क्या होगा, नहीं लिया जाएगा। भाई जब ब्याज व्यवसाय दे नहीं रहा है तो ब्याज व्यवसाय लेगा भी नहीं, तो आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, ना ही पूंजी पर ब्याज होगा ना ही आहरण पर ब्याज होगा। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद साझेदारों को वेतन तथा कमीशन। यदि साझेदार, देखिए आपने पढ़ा ना कि जब साझेदार कुछ एक्स्ट्रा भी काम करता है, जैसे हमने बताया ए अगर टीचर है तो वो टीच कर रहा है तो उसको वेतन मिला है, लेकिन अगर साझेदारी संलेख नहीं है तो चाहे आप जो है पूरा जिंदगी खपा दीजिए व्यवसाय में, खूब काम कर लीजिए, लेकिन आपके किसी भी प्रकार के काम का 1 रुपया भी वेतन और 1 रुपया भी कमीशन नहीं बनेगा, ठीक है। किसी भी प्रकार की पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। बात समझ में आया। तो किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक भी क्या होगा, नहीं दिया जाएगा, ना ही वेतन दिया जाएगा और ना ही जो है कमीशन दिया जाएगा, या किसी भी प्रकार का कोई भी रुपया नहीं दिया जाएगा आपके काम के बदले, ठीक बात। और उसके साथ साथ क्या है, साझेदारों के ऋण पर ब्याज। अच्छा ये बात पता है आपको कि साझेदार पूंजी तो लगाता है, साथ ही साथ साझेदार ऋण भी देता है, हमने आपको बताया। तो साझेदार के ऋण को अतिरिक्त पूंजी के तौर पर भी कुछ कुछ किताबों में लिखा जाता है, ठीक है। ये भी लिखा जाता है कि अतिरिक्त पूंजी पर, साझेदारों के अतिरिक्त पूंजी पर, तो इसको अतिरिक्त पूंजी भी कहते हैं ऋण को, लेकिन जनरली आप इसको समझिएगा ऋण पर ब्याज, क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। पूंजी पर ब्याज, अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज में कंफ्यूजन हो जाता है। याद रखिएगा क्या है, साझेदारों के ऋण पर क्या होगा, ब्याज दिया जाएगा कि नहीं, पूंजी पर ब्याज नहीं है। तो याद रखिएगा ऐसा नामुमकिन है कि लोन बिना ब्याज के मिले, व्यवसाय में तो खासकर, है ना बात। व्यवसाय में खासकर आप कभी भी व्यवसाय में लोन लेने जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ % ब्याज लगेगा ही। तो इसी प्रकार से साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में ऋण पर कितना ब्याज होगा, तो इसके ऊपर साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत ये सारे विधान है, तो वो बताया गया कितना, 6% वार्षिक, ठीक है। 6% वार्षिक दर से जो है साझेदारों के ऋण पर ब्याज दिया जाएगा, ठीक है, दर से ब्याज दिया जाएगा। क्लियर बात, समझ में आया। तो साझेदारी संलेख के अभाव में जो है ये सारे के सारे नियम लागू होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जो है अच्छे तरीके से याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में भी काम होने वाला है। तो आज की क्लास में यहीं तक, उम्मीद करते हैं सबको अच्छे तरीके से समझ में आया। समझ में आया तो कमेंट आप लोग कर ही रहे हैं। और एक बात, सभी लोग जो है वीडियो को शेयर भी करते रहे अपने नए बच्चों तक, अपने जान पहचान वालों तक, ताकि चैनल पे और भी बच्चे आएँ और भी पढ़ने में मजा आए, और उसके साथ साथ जो है हम लोग की पढ़ाई इसी तरह कंटिन्यू चलती रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसी ऊपर, तो अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे साझेदारी के 2 स्वरूप, सामान्य साझेदारी और कैसा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी सीमित साझेदारी। इन दोनों के बारे में, ये दोनों क्या होते हैं और इन दोनों के अंतर के बारे में। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।